हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज कुमार और आज आपके लिए लेके आए हैं सॉलिड स्टेट 12th क्लास का चैप्टर है। पार्ट 1 लेके चल रहे हैं। स्टार्टिंग आज का है, कई पार्टों में होगा ये कंप्लीट। बड़ा चैप्टर है और 12th क्लास का है। सॉलिड स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सॉलिड स्टेट के विषय में थोड़ा बहुत पहले से आपको मालूम भी होगा। यहाँ मुख्य रूप से सॉलिड स्टेट के ऊपर ही ज़्यादा डिस्कशन करना है, ठीक है। आपको पहले 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है, उसमें हमने डिटेल लिखा है। अब यहाँ हम सेकेंड पार्ट डील कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का। तो सबसे पहली बात है कि सॉलिड किसको कहते हैं। जहाँ आप पहले तो सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर की बात आती है। स्टेट ऑफ मैटर क्या है आप जानते होंगे कि स्टेट ऑफ मैटर के अंतर्गत जो है स्टेट ऑफ मैटर के अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं कि मुख्य रूप से सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, फोर्थ स्टेट होता है प्लाज्मा, और दो नए आए हैं फर्मी ऑर्गेनिक कंडेंसेट और आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस पर आपने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सिर्फ सॉलिड स्टेट पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है ये स्टेट ऑफ मैटर का एक ब्रांच है। स्टेट ऑफ मैटर के अंदर ही सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, फर्मी ऑर्गेनिक कंडेंसेट आता है। 6 प्रकार के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट के ऊपर। सबसे पहली बात ये है कि ये सॉलिड क्या है। तो स्टेट, ये देखिए डिफिनेशन बहुत क्लियर है। इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच पॉजेस रिजिडिटी, डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। मुख्य रूप से 3 चीज याद रखना है, रिजिडिटी, डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड क्या है तो हम लोग कहते हैं कि सॉलिड वह सब्सटेंस है जिसके अंदर रिजिडिटी हो, मतलब हार्डनेस हो, निश्चित शेप हो, आपका डिफिनिट वॉल्यूम हो, डिफिनिट शेप हो, उसको हम क्या कहते हैं सॉलिड के नाम से जानते हैं। स्टेट ऑफ मैटर का पार्ट है। और जितने भी आपके कम एलिमेंट हैं, मेनली सॉलिड एलिमेंट की बात करें, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, डायमंड हो गया, कोल हो गया, और भी तमाम, ये सब सॉलिड एलिमेंट है, ठीक है। तो सॉलिड का डिफिनेशन समझ में आ गया ना। सॉलिड क्या है, सॉलिड वह सब्सटेंस है जिसके अंदर रिजिडिटी होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और एक निश्चित शेप होता है, डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम और रिजिडिटी होता है। उसके अलावा और भी कई प्रॉपर्टी है सॉलिड स्टेट, सॉलिड का आप जानते हैं। ये सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, नो फ्लूइडिटी होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो आसानी से बह नहीं सकता है, उसके अंदर का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। ये सब तमाम सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं 11th में। हम 12th क्लास के ऊपर चल रहे हैं, मेन रूप से सॉलिड पर चर्चा कर रहे हैं। सॉलिड क्या है तो देखो, सॉलिड को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। सॉलिड 2 भागों से बना है। एक को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, एक को एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एमॉर्फस सॉलिड क्या है, इसको समझना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है पहले आप ये समझिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या। सॉलिड क्लियर हो गया ना, जो निश्चित वॉल्यूम है, जिसके अंदर निश्चित शेप है, जो रिजिडिटी है, उसके अंदर हार्डनेस है, उसको सॉलिड कहते हैं। पूरे सॉलिड जगत को 2 भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक को कहते हैं हम लोग एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, पहले तो किसी भी सब्सटेंस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकता है। किसी भी सब्सटेंस का अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है। उसके अंदर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। या तो एटम से बना होगा, या तो मॉलिक्यूल से बना होगा, या तो आयन से बना होगा। यही उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी इन्हीं चीजों से सॉलिड बना है। तो अगर किसी सॉलिड के अंदर जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी सॉलिड आपका एटम, मॉलिक्यूल, आयन जो भी हो, किसी सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, अगर वो एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में है, कैसे पैटर्न में, एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में है, रेगुलर फैशन में है, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आ गया ना। जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में है, निश्चित शेप में है, उसको क्या कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसके अंदर ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है किसी भी पैटर्न में हो, रेगुलर पैटर्न में नहीं है, डिफिनिट ऑर्डर में नहीं है, उसको क्या कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है। मान लो कि 10 बच्चे हैं, वो किसी स्कूल का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और 100, मान लो किसी स्कूल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अगर हर बच्चे अलग अलग ड्रेस पहन के अगर जा रहा है स्कूल, तो क्या कहेंगे, वो स्कूल को यूनिफॉर्म स्कूल नहीं कहेंगे। वो स्कूल क्या हुआ, कोई भी यूनिफॉर्म पहन के चला जा रहा है, कोई लाल, कोई ब्लू, कोई नीला, कोई भी पहन के चला है, तो वो हो गया एमॉर्फस की तरह। अगर वही स्कूल के बच्चे सब एक निश्चित यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, एक रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, तो उसको क्या कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। कहने का मतलब ये कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो एक सिस्टमैटिक पैटर्न में है। कि मान लो सोडियम है, दूसरा क्लोरीन आएगा, क्लोरीन के बाद फिर सोडियम आएगा, इस तरह से एक रेगुलर पैटर्न है। और किसी में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी भी तरह से अरेंज कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमने डिफिनेशन भी लिखा है, द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर इन डिफिनिट
are in definite geometrical pattern or regular fashion in 3D space is called crystalline solid। 3D करने का मतलब क्या है, जितने भी सॉलिड है सब 3 डायमेंशनल है भाई। 3 डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, यानी 3 लेंथ एक साथ इंटर कर रहा है अगर किसी सब्सटेंस में, तो हम कहते हैं वो कैसा स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। तो 3 डायमेंशनल है। तो अगर कोई सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 डायमेंशनल में अगर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में है, रेगुलर पैटर्न में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। क्लियर हो गया। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, और जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देखो लिखा हुआ है यहाँ डिफिनेशन में शान से, द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर नॉट इन डिफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न इन 3D स्पेस, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस, इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। अब जैसे अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल ले तो जितने भी सॉलिड एलिमेंट हैं और जितने भी सॉलिड कंपाउंड हैं लगभग सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल ले तो जैसे रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, एमॉर्फस सिलिका हुआ। अब देखो सिलिका कई तरह का होता है, सिलिका के कई फॉर्म होते हैं, तो एमॉर्फस सिलिका इसीलिए लिख दिया गया है। अगर सिलिका खाली लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो सिलिका में लिखना पड़ेगा कि एमॉर्फस सिलिका जो है ये कैसा सॉलिड है, ये जो है एमॉर्फस सॉलिड के अंदर आता है। सिलिका ऐसे सिंपल सिलिका की बात करें तो फॉर्मूला होता है SiO2, लेकिन इसके कई फॉर्म होते हैं, कहीं Si2 के रूप में है, कहीं Si4 के रूप में उपलब्ध होता है, कहीं किस रूप में होता है। तो एमॉर्फस सिलिका जितने भी होते हैं सब एमॉर्फस सॉलिड है। तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में नहीं होते हैं, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में होते हैं। अब कुछ बेसिक टर्म आपको और समझना है कि क्रिस्टलाइन वास्तव में क्या है। तो देखो क्रिस्टलाइन एक प्रकार का अरेंजमेंट है। क्रिस्टलाइन क्या है, एक प्रकार का अरेंजमेंट है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में नहीं होता है। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिस सॉलिड में पाया जाता है उस सॉलिड को हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। यानी वास्तव में क्रिस्टल जो है एक सब्सटेंस है। क्रिस्टल क्या है, एक सब्सटेंस है, ध्यान से समझ लीजिए। क्रिस्टल एक प्रकार का सब्सटेंस है और क्रिस्टल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो अगर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यानी क्रिस्टलाइन इज अ अरेंजमेंट, यह एक प्रकार का अरेंजमेंट है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टल, और जिस सॉलिड के अंदर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट पाया जाता है उस सॉलिड को कहते हैं क्रिस्टल। यानी क्रिस्टल सॉल्ट, पहले क्रिस्टल एक सब्सटेंस हो गया, उसके अंदर का जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न है वो एक रेगुलर पैटर्न में होता है, तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। लोग बोलचाल की भाषा में हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में याद रखना क्रिस्टलाइन एक प्रकार का अरेंजमेंट है और यह अरेंजमेंट जिसके अंदर पाया जाता है उस सब्सटेंस को हम कहते हैं क्रिस्टल। यानी क्रिस्टल इज ए सब्सटेंस और क्रिस्टलाइन इज ए अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो देखो एमॉर्फस सॉलिड के अंदर बहुत सा चीज़ है, जैसे रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब आते हैं, सिलिका भी आता है। अब सिलिका का मैं एक याद रखना ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, बहुत VVI एग्जाम ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, हमेशा एग्जाम से में पूछता है कि सिलिका के लगभग 22 फॉर्म आज नेचर में मौजूद है। सिलिका के कितने फॉर्म मौजूद है, 22 फॉर्म मौजूद है। तो 22 फॉर्म में 3 फॉर्म जो सिलिका का है वो क्रिस्टलाइन नेचर का है। कौन कौन, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी, देयर आर 22 फॉर्म्स ऑफ सिलिका आर प्रेजेंट इन नेचर। 22 फॉर्म नेचर में प्रेजेंट है आपका सिलिका का। और सिलिका का देखिए क्वार्ट्ज, ट्राइडिमाइट, क्रिस्टोबोलाइट, ध्यान से याद रखिएगा, क्वार्ट्ज, ट्राइडिमाइट, क्रिस्टोबोलाइट, ये भी सिलिका का फॉर्म है। आर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, ये सिलिका का कैसा फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। और इसको छोड़ दो, 22 में से 3 हटा दो तो जितना भी फॉर्म बचा वो रेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका और क्या है, एमॉर्फस सिलिका। तो याद रखिएगा कि अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वार्ट्ज सिलिका का कैसा फॉर्म है तो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ट्राइडिमाइट कैसा फॉर्म है, क्रिस्टोबोलाइट कैसा फॉर्म है, तो ये भी सिलिका का फॉर्म है, लेकिन ये क्रिस्टलाइन नेचर का है, ये एमॉर्फस नेचर का नहीं है। लेकिन और बाकी सारे फॉर्म जो होते हैं सिलिका के एमॉर्फस सॉलिड में आते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना है, जरा ध्यान में इसको नोट कर लीजिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, ये ट्रू सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रू सॉलिड किसको कहते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड ये ट्रू सॉलिड नहीं है, तो ये क्या है, एक झूठा सॉलिड है। मतलब सॉलिड है पर सॉलिड का प्रॉपर्टी को नहीं मेंटेन करता है, क्योंकि उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में नहीं है। इसलिए एमॉर्फस सॉलिड को आप याद रखिएगा, एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, PSEUDO,
स्यूडो सॉलिड, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, PSEUDO, स्यूडो सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड स्यूडो सॉलिड है। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, यानी ये एक प्रकार का सॉलिड है लेकिन ये झूठा सॉलिड है, मतलब झूठा मतलब कहने का लिए सॉलिड का प्रॉपर्टी को पूरा मेंटेन नहीं करता, इसलिए स्पेशल नाम दिया गया है एमॉर्फस सॉलिड स्यूडो सॉलिड है। और एक और नाम से इसको जानते हैं एमॉर्फस सॉलिड को, इसको कहीं कहीं सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सुपर कूल्ड लिक्विड। एमॉर्फस सॉलिड का दूसरा नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड। ध्यान से देख लीजिए, एमॉर्फस सॉलिड का दूसरा नाम क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड। अब एक्चुअली होता क्या है, देखिए एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में क्या होता है, आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए अगर आपके क्लासरूम में वह 20 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, टीचर नहीं है क्लास में, 20 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, जहाँ तहाँ अपने आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक बार टीचर आ गया और कहा चलो सब अरेंज हो, क्या बैठे हो, सब सही से बैठो, तो अगर ऐसे कहेगा तो बच्चे क्या होंगे, हड़बड़ा के जैसे तैसे बैठ जाएंगे। तो वहाँ पर वो बैठे तो बच्चे, लेकिन वो बच्चों का कैसा ग्रुप होगा? एमॉर्फस टाइप का ग्रुप होगा। वो बच्चे बैठे लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं बैठे, कोई यहाँ बैठ गया, किसी बेंच पर 4 बच्चे बैठ गए, किसी पर 3 ही बैठे, किसी पर 2 ही बैठे, क्योंकि टीचर एक बार आ गया और तुरंत हड़बड़ा गए, तो आप जैसे तैसे बैठ गए, तो उसको क्या कहेंगे? वो भी एक क्लासरूम है, लेकिन कैसा क्लासरूम है? तो एक तरह का एमॉर्फस क्लासरूम है, समझाने के लिए बोल रहे हैं, एमॉर्फस क्लासरूम है, यानी एमॉर्फस क्लास हो गया। अब वही अगर आपको पहले से पता हो कि टीचर 5 मिनट में आने वाले हैं, बच्चे क्लासरूम में जैसे तैसे बैठे हैं, तो मालूम है 5 मिनट में आने वाले हैं, तो सारे बच्चे जो हैं एकदम सिस्टमेटिक वे में बैठ गए। अगर हर बेंच पर 3 बच्चे बैठने हैं तो 3 ही बच्चे बैठे, जहाँ जिसको बैठना है वहाँ बैठा, सिस्टमेटिक बैठा, बॉयज गर्ल्स का जैसा अरेंजमेंट है क्लासरूम में वैसा बैठा। तो वो वहाँ पर जब एक टीचर आया तो कैसा क्लासरूम दिखाई पड़ेगा? उसको एक फिक्स दिखाई पड़ेगा, एक रेगुलर पैटर्न दिखाई पड़ेगा। तो वो एक प्रकार का कैसा हो जाएगा क्लासरूम? क्रिस्टलाइन क्लासरूम हो जाएगा। ये हम समझाने के लिए बोलेंगे क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? कंस्टेंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट। तो एक क्लासरूम से आपको एग्जांपल दिए कि क्रिस्टलाइन किस तरह का अरेंजमेंट है, एमॉर्फस किस तरह का अरेंजमेंट है। क्लियर हो गया? और दूसरी बात क्या है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सॉलिड है, अब उस सॉलिड को खूब हीट कीजिए। अगर मान लीजिए कोई सॉलिड है, अगर आप उस सॉलिड के अंदर थोड़ा सा क्रिस्टलाइन नेचर से आप उसको एमॉर्फस नेचर की तरफ ले जाना चाहते हैं, अगर कोई आदमी बोले कि कोई सॉलिड है और क्रिस्टलाइन नेचर का है, लेकिन हम उसको एमॉर्फस बनाना चाहते हैं, तो कैसे बना सकते हैं? तो बड़ा आसान सा टेक्निक है। उस सॉलिड को क्या कीजिए? खूब हीट कीजिए। खूब हीट कीजिएगा तो वो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा सॉलिड क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और फिर एकदम सुपर कूल्ड कर दीजिए, बहुत तेजी से रैपिडली उसको कूल डाउन कीजिए। जब रैपिडली कूल डाउन कीजिएगा तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को टाइम नहीं मिलेगा रेगुलर पैटर्न में सजने का। जब आपने लिक्विड को हीट किया तो उस लिक्विड फॉर्म में आ गया, और सुपर कूल्ड कर दिया, मैंने रैपिडली कूल डाउन कर दिया, तो उससे क्या होगा? रैपिडली कूल डाउन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बैठ गया, मतलब जम तो गया लेकिन रेगुलर पैटर्न में नहीं जमा, तो उसके अंदर थोड़ा सा क्या होगा? क्रिस्टलाइन से क्या होगा? एमॉर्फस नेचर इंटर कर जाएगा। यानी किसी सॉलिड को अगर आप हीट कर देते हैं और हीट करके मेल्ट कर दीजिए और उसको सुपर कूल्ड करके रैपिडली ठंडा कीजिए, तो उसके अंदर थोड़ा सा एमॉर्फस नेचर आने लगेगा। वो सॉलिड कैसा बनेगा? एमॉर्फस सॉलिड के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? एमॉर्फस नेचर इंटर करेगा। तो क्रिस्टलाइन का समझ गए, एमॉर्फस सॉलिड के विषय में समझ गए ना? क्लियर कट। अब देखिए थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, इसको समझने के लिए लिखे हैं, एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है, ये आपको समझना है, क्योंकि नीचे कई पार्ट आ रहे हैं आपको। देखिए एक आता है यूनिट सेल क्या होता है, एक आता है स्पेस लैटिस क्या होता है, या क्रिस्टल लैटिस के नाम से किसको जानते हैं, यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसी के ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल को समझना है। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? क्या सबसे छोटा यूनिट के रूप में बिल्डिंग के अंदर होता है? तो बिल्डिंग के अंदर सबसे छोटा यूनिट के रूप में ईंटा होता है, जिसको हम ब्रिक्स कहते हैं, ईंटा, ब्रिक्स। तो ईंटे से ही तो बनता है पूरा बिल्डिंग। तो ईंटा के अंदर भी क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, यानी ईंटा भी 3 डायमेंशनल है। और सारे ईंटों को जब हम अरेंज करते हैं तो उससे क्या बनता है? दीवार बन जाता है, वाल। अब वो वाल को हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट देते हैं, हर वाल को सिस्टमैटिक, कोई वाल यहाँ से उठना है, कोई यहाँ से उठना है, कोई यहाँ से उठना है, हर वाल को हम सिस्टमैटिक जब अरेंज करते हैं तो हमारा क्या होता है? बिल्डिंग का स्ट्रक्चर निकल के सामने आता है। तो एक तरह से अगर हम कहें कि जो ईंटा है वो क्या है? एक प्रकार का यूनिट सेल, यानी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, पूरे बिल्डिंग का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? ईंटा, यानी ब्रिक्स। वो क्या है? कि यूनिट सेल की तरह काम करता है। फिर वही ईंटा जब आपस में जुड़ता है तो एक दीवार का निर्माण करता है। ये दीवार, जैसे ये दीवार बना हुआ, ये दीवार है, ये दीवार का काम करता है।
तो इस दीवार को आप क्या कर सकते हो, स्पेस लैटिस कहते हैं। इसी दीवार को हम क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस, या इसी को हम क्रिस्टल लैटिस के नाम से भी जानते हैं। स्पेस लैटिस को हो या क्रिस्टल लैटिस को, ये दीवार को कहते हैं। और फिर हर दीवार को एक सिस्टमैटिक अरेंज करते हैं कि दीवार एक यहाँ से उठना चाहिए, एक दीवार यहाँ से उठना चाहिए। तो जो दीवारों का अरेंजमेंट करते हैं वो वास्तव में क्या है, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है। यानी दीवारों का आप एक तरह से दीवार को मानिए कंस्टिट्यूएंट अरेंजमेंट, तो उस दीवार को हम एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं। तो दीवारों का जो अरेंजमेंट है वो क्या एक प्रकार का क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है। और दीवार को जब अरेंज करते हैं तो जो बाहर निकल के सामने शेप आता है वो क्या निकल के आता है, बिल्डिंग, यानी क्रिस्टल। तो क्रिस्टल समझ गए ना, क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल एक सब्सटेंस है। वो कैसा काम करता है, एज लाइक ए बिल्डिंग की तरह काम करता है। और क्रिस्टल किससे बना है, दीवारों से बना है। तो दीवारों का जो अरेंजमेंट है वो कैसा अरेंजमेंट है, स्पेस लैटिस है या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और दीवार किससे बना है, ईंटा से बना है, ब्रिक से बना है। तो ईंटा कैसा काम करता है, ईंटा एक प्रकार का काम करता है यूनिट सेल की तरह। तो क्लियर हो गया ना, यूनिट सेल क्या है, दीवार स्पेस लैटिस क्या है, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है, और आपका क्रिस्टल क्या है। ये हमने एग्जांपल से समझाने का प्रयास किया है। जरा देखिए, इसी को हमने लिख भी दिया फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसलिए हमने लिखा है फॉर अंडरस्टैंडिंग। याद रखना दोस्तों, इसको आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लिख सकते हो ये चीज को। ये हमने सिर्फ आपके दिमाग का कंसेप्ट डेवलप करने के लिए हमने इस वर्ड को समझाया है कि यूनिट सेल क्या है, स्पेस लैटिस क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है, और क्रिस्टल क्या होता है। इसको दिमाग में खाली रखना है। जैसे हम लिखे हैं जो वो ब्रिक यानी ईंटा इज एज लाइक यूनिट सेल, वो कैसा काम करता है, यूनिट सेल की तरह काम कर रहा है। वॉल यानी दीवार, वॉल इज एज लाइक स्पेस लैटिस, वॉल किसके जैसा काम करता है, स्पेस लैटिस की तरह काम करता है। स्पेस लैटिस को क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। और अरेंजमेंट ऑफ वॉल्स, ध्यान से देखो, अरेंजमेंट ऑफ वॉल्स इन अ बिल्डिंग इज क्रिस्टलाइन, यानी जो वॉल्स का अरेंजमेंट है बिल्डिंग के अंदर वो क्या है, क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है, ठीक है। और बिल्डिंग इज द क्रिस्टल, बिल्डिंग कैसा काम करता है, बिल्डिंग क्रिस्टल की तरह काम करता है। क्रिस्टल क्या है, एक प्रकार का, क्रिस्टल एक सब्सटेंस है, क्रिस्टल एक कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट है। क्रिस्टल मतलब सब्सटेंस, क्रिस्टल का मतलब सॉलिड नहीं समझो, क्रिस्टल का मतलब एक सब्सटेंस है। और जो सब्सटेंस क्रिस्टल है वो वास्तव में क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखता है। तो क्लियर हो गया ना, यूनिट सेल, स्पेस लैटिस, और आपका स्पेस लैटिस को क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। और बिल्डिंग के अंदर दीवार का अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और जो बिल्डिंग है वो क्या है, क्रिस्टल है। तो अब उसी चीज को हमने डिफिनेशन में आपको यहाँ पे लिखा है कि यूनिट सेल का अगर डिफिनेशन आपसे पूछे तो यूनिट सेल क्या है, तो आप यूनिट सेल का जब डिफिनेशन दोगे तो पूरा दिमाग में अपना कंसेप्ट लगा लेना कि बिल्डिंग को आप ध्यान में रख के रखना, बिल्डिंग के अंदर ईंटा पर कंसंट्रेट करना कि यूनिट सेल का डिफिनेशन मतलब ईंटा का डिफिनेशन हम दे रहे हैं। तो ईंटा क्या है, एक पूरे बिल्डिंग का क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। सबसे पहला क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, और 3 डायमेंशनल तो है ही। देखिए सॉलिड जितने भी होते हैं सब 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशन क्यों बोलते हैं भाई, डायमेंशनल का मतलब ही होता है लेंथ। तो 3 डायमेंशन का मतलब 3 लेंथ। जितने भी सॉलिड है इस संसार में सब 3 डायमेंशनल है, क्योंकि सारे सॉलिड के अंदर लिक्विड भी, सारे सॉलिड के अंदर लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। यदि सॉलिड के अंदर लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज होता है, इसलिए सॉलिड जितने भी हैं सब के सब क्या हैं, सबके सब 3 डायमेंशनल है। क्या है, सबके सब 3 डायमेंशनल है। तो हमने क्या लिखा है कि ये यूनिट सेल क्या है, तो पूरे क्रिस्टल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, और साथ में साथ 3 डायमेंशनल पे 3 डायमेंशन में होता है, तो 3 डायमेंशनल है, और साथ ही साथ क्या है, रिपीटेड है, ओवर एंड ओवर अगेन इन स्पेस लैटिस। भाई ईंटा को बार बार जब हम रिपीट करते हैं किसके अंदर, दीवार में, तो तभी तो एक दीवार का निर्माण होता है। ईंटा को बार बार रिपीट कर रहे हो तो ये दीवार बन रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ईंटा के बारे में अगर कहना हो तो ये तो कहेंगे कि यह स्मॉलेस्ट पोर्शन है, 3 डायमेंशनल है क्रिस्टल के अंदर का, और ये बार बार रिपीट होता है, उससे ये स्पेस लैटिस बना है, यानी दीवार एक स्पेस लैटिस है। क्लियर हो गया। तो वही लिखा हुआ है, इट इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन। ध्यान से देखो यूनिट सेल का डिफिनेशन, इट इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल, मैंने पूरे बिल्डिंग को क्रिस्टल कह रहे हैं, तो पूरे बिल्डिंग का ये स्मॉलेस्ट पार्ट है और 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल तो सब है, स्पेस लैटिस भी 3 डायमेंशनल है, क्रिस्टल भी 3 डायमेंशनल है, और यूनिट सेल भी 3 डायमेंशनल है, क्योंकि सब तो उसी का पार्ट है ना। तो एक चीज अगर है तो सारे के अंदर वही चीज है।
ठीक है, विच रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन इन स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस का मतलब समझ गए ना, दीवार, यानी कहने का मतलब क्रिस्टल यूनिस्टेल क्या है, क्रिस्टल का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है, 3 डायमेंशनल है, और इसको बार बार रिपीट करने से स्पेस लैटिस का जन्म होता है। क्लियर हुआ, ईटा को बार बार रिपीट करने से वाल बनता है, वाल से कंपाउंड बन जाता है, यानी पूरे बिल्डिंग का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। अब दूसरा है स्पेस लैटिस यानी क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस को क्रिस्टल लैटिस के नाम से भी जानते हैं, ये बात को ध्यान में रखना। अब यहाँ देखो, अभी हमने पहले बता चुके हैं, दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेना कि स्पेस लैटिस की जब हम बात करेंगे तो वाल की बात करेंगे, यानी दीवार की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर वाल की बात कर रहे हैं, वाल ही आपका स्पेस लैटिस है समझने के लिए। तो ये भी क्या है, ये स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन है, और दीवार क्या है, दीवार स्मॉलेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन है, पूरे बिल्डिंग का लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का दीवार जो है लार्जेस्ट पोर्शन है, और ईटा सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है। तो 3 डायमेंशन को भी है, 3 डायमेंशन लेकिन लार्जेस्ट पोर्शन है, वही कह रहा है यहाँ डिफिनेशन में, इट इज द लार्जेस्ट, ध्यान से देखो, इट इज द लार्जेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन विच रिपीटेड द क्रिस्टल। वह लार्जेस्ट पोर्शन है, 3 डायमेंशन है, और बार बार रिपीट कर रहा है। इट इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल का, हम बोल सकते हैं कि स्पेस लैटिस क्या है, क्रिस्टल का लार्जेस्ट फॉर्म है, और यूनिसेल क्या है, क्रिस्टल का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है। बस इतना ही अंतर है, यूनिसेल किसी क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट फॉर्म है, स्पेस लैटिस किसी क्रिस्टल का लार्जेस्ट फॉर्म है, दोनों 3 डायमेंशनल है, और जो अरेंजमेंट है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है, क्योंकि वाल को हम सिस्टेमेटिक अरेंज करते हैं। अब यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ यूनिसेल। टाइप्स ऑफ यूनिसेल के अंदर 2 बात याद रखना है। टाइप्स ऑफ यूनिसेल क्या है, तो टाइप्स ऑफ यूनिसेल देखो कितने तरह का होता है, यहाँ ध्यान से देखिए। टाइप्स ऑफ यूनिसेल की बात कर रहे हैं तो यूनिसेल को हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले 2 भाग है, 2 टाइप्स ऑफ यूनिसेल होता है। एक को कहते हैं प्राइमेटिव यूनिसेल, इसी को सिंपल यूनिसेल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है नॉन प्राइमेटिव यूनिसेल। यानी यूनिसेल 2 तरह का होता है, एक प्राइमेटिव यूनिसेल और दूसरा होता है नॉन प्राइमेटिव यूनिसेल। नॉन प्राइमेटिव यूनिसेल को 3 भागों में बांटा जाता है, एफसीसी यूनिसेल, बीसीसी यूनिसेल और इंड सेंटर यूनिसेल। ठीक है, एफसीसी, बीसीसी और इंड सेंटर यूनिसेल। क्लियर हो गया। अब ये सब क्या होता है अगले क्लास में इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टर्म जो आप मुख्य रूप से याद रखिएगा, यूनिट सेल जो होता है एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर करने का मतलब यूनिट सेल के अंदर लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज होता है। स्पेस लैटिस को भी अगर बात करें, स्पेस लैटिस कैसा है, तो ये भी 3 डायमेंशनल है, पूरा बिल्डिंग क्या है, तो ये भी 3 डायमेंशनल है, और क्रिस्टलाइन क्या है, प्रकार का अरेंजमेंट है। तो ये तो याद रखना, यूनिसेल एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। क्यूबिक का मतलब समझते हो, कमरे के जैसा स्ट्रक्चर, यानी ईटा का स्ट्रक्चर देख लो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, तो वही कमरे में जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है, उसी तरह यूनिसेल का भी स्ट्रक्चर है। तो दिमाग में बैठा लेना, यूनिसेल एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मतलब एक बिल्डिंग का एक ईटा है। क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, तो इतना बात याद रखना मुख्य रूप से, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, क्रिस्टलाइन क्या है, प्रकार का अरेंजमेंट है, क्रिस्टल क्या है, कंपाउंड है, और इसको ट्रू सॉलिड के नाम से जानते हैं, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बता चुके हैं। इसको खूब तेजी से हीट कर दो और फिर कूल डाउन, रैपिडली ठंडा करो, तो ये जम तो जाएगा। कोई जैसे ग्लास है, अगर आपको एक एग्जाम्पल दें, ध्यान से देखिए, एक तरह से एक एग्जाम्पल, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ग्लास की बात करते हैं, वास्तव में ग्लास देखने में क्रिस्टलाइन जैसा लगता है, लेकिन है एमॉर्फस सॉलिड। कैसे, ग्लास को अगर कोई ग्लास को 1900 डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट कर दे, लगभग 1900, तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड बन जाता है, मैंने एकदम लिक्विड रूप में आ जाता है। कैसा आ जाता है, लिक्विड बन जाता है, ये लिक्विड सिलिका बन जाता है, SiO4 जनरली लिक्विड आ जाता है। इसके अंदर ग्लास को जब हीट करोगे तो लिक्विड ग्लास बन जाएगा। लिक्विड ग्लास माने ग्लास का लिक्विड फॉर्म आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखना, ग्लास को जब हीट करते हैं तो ग्लास लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और उसके अंदर SiO4 होता है, ग्लास में SiO4 का कंपोजिशन होता है। और इसको रैपिडली ठंडा करो, क्या करो, रैपिडली कूल करो, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर कूल्ड लिक्विड बन जाएगा, सुपर कूल्ड लिक्विड बन जाएगा। तो सुपर कूल्ड लिक्विड का क्या मतलब हुआ, मतलब है तो सुपर कूल्ड लिक्विड है, मतलब है तो जमा हुआ, सॉलिड की तरह दिखता है, लेकिन इसके अंदर सॉलिड का समस्त गुण नहीं है, पूरे गुण सॉलिड का नहीं रखता है, इनकम्प्रेसेबल नहीं है, कंप्रेस हो सकता है, लेकिन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनकम्प्रेसेबल नेचर का होता है। इसमें थोड़ी सी फ्लूइडिटी भी पाई जाती है, सॉलिड के अंदर फ्लूइडिटी नहीं पाई जाती है,
ठीक है, तमाम ऐसे प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलाइन के अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तभी हम इसको कहते हैं ये सुपर कूल्ड लिक्विड है। कि एमॉर्फस सॉलिड कैसा है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। ग्लास कैसा स्ट्रक्चर है, तो एमॉर्फस सॉलिड है। क्लियर हो गया ना। तो अगले क्लास में हम यूनिट सेल का डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्राइमिटिव सेल और एफसीसी बीसीसी काम करता है, इसके तमाम इसके पार्ट्स हैं, क्या क्या होते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका स्टार्टिंग हमने लिया क्लास, और स्टार्टिंग क्लास में सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन क्या है, क्रिस्टल क्या है, और आपका यूनिट सेल क्या है, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस क्या है, इसके ऊपर डिस्कस किया। इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिए। एग्जाम्पल आपको हमने सेट करा दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी आप इंटेलिजेंट बनोगे, इंटेलिजेंट तो हो ही वास्तव में आप, और आप बहुत जल्दी बहुत ऊपर तक जाओगे। और इसी तरह से पढ़ते रहो। अगले क्लास में आप इसके आगे का कंसेप्ट समझो, एकदम चकाचक रहोगे, एकदम बेस्ट ऑफ लक।